बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 13.4 जिसका नाम है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो देखें ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और अगर आप ये बुक से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको मुश्किल होगी। ठीक है, ज़ाहिर है मैं इसकी भी डेरिवेशन करवाऊंगा आपको, आप रजिस्टर पे नोट करते रहें। तो सबसे पहले इस हेडिंग को समझना है कि ये हेडिंग हमें बता क्या रही है। देखिए बच्चे, आपने गैस लेनी है, यानी ये कंटेनर में मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को भर लिया। ऑलराइट, अब जाहिर सी बात है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये मुसलसल मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन होती है इनकी। तो मूव करने की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी है गैस की, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है सीधी लाइन में, क्योंकि अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल आप स्टडी करते हो ना तो बेटा वो सीधी लाइन में यानी ट्रांसलेशनल मोशन करता है, लिहाजा उसकी काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एवरेज लेनी है। एवरेज से मुराद ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्लो मूव कर रहे होते हैं और कुछ फास्ट मूव कर रहे होते हैं। तो हमने एक एवरेज निकालनी होती है जो कि पूरे गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। सो आपने फाइनली ये काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जी बच्चे, अब हम डेरिवेशन करते हैं जो कि इस लॉन्ग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा पार्ट है। उसके लिए स्टार्ट करना है पिछले टॉपिक में। ये जो इक्वेशन है ना 13.13, इसको गौर से देख लेते हैं। पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 NM/v², और ये सिंबल का मतलब होता है एवरेज। गौर से देख लें, ये मैं लिखने लगा हूँ वहाँ पर। जी बेटा, तो मैंने ये इक्वेशन सेम टू सेम लिख ली। चले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है जो कि पी वी इक्वल टू NRT होती है। बेटा ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इसी से स्टार्ट करवाया था। इसका नाम होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। दोनों इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो पी वी और पी वी यानी सेम है। सो हम इन दोनों की राइट हैंड साइड को आपस में सेम यानी इक्वल कर सकते हैं। सो हम कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ। इक्वेशन 1 में लिखा है 1/3 NM एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा जो कि NRT के इक्वल है। जी बेटा, अब देखें, मैंने आपको कल के लेक्चर में, कल की डेरिवेशन में भी समझाया था कि यहाँ पर ये जो स्मॉल एन है ना, दिस वन, ये नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और NA डिवाइडेड बाय NA क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। सो अगर मैं इस n को सेपरेट करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, तो बच्चे ये NA इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा स्मॉल n मल्टीप्लाई NA, ऑलराइट, इक्वल टू कैपिटल N। अब ये जो इक्वेशन है जिसको मैंने बॉक्स किया है, आप इसमें पुट कर दें, जिसको मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ। जी बेटा, अब आप इस इक्वेशन को, जिसमें n की वैल्यू है बेसिकली, आप इस n की जगह पे, कैपिटल N की जगह पे पुट कर दें। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3, ठीक है। कैपिटल N की जगह मैं ये लिख सकता हूँ स्मॉल n और NA, सही, और उसके बाद है m और साथ में एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। सो बेटा m और एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, और इक्वल के इस तरफ क्या है? NR और T। सो बेटा NR और T। अब देखते हैं कहाँ पे कटिंग हो रही है। सो अब देखें, स्मॉल n यहाँ पर और स्मॉल n यहाँ पर कैंसलेशन कर रहा है। सो इसको हमने कट कर दिया। पीछे क्या बचा? 1/3 m एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, और इस साइड पे क्या बच गया? R एंड T। और बचे ये भी बच गया, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं है, तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, NA भी बच गया जो कि साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, अब बेटा आपने क्या करना है, ये जो 3 है ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो जाहिर है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बच जाएगा NA, 1 ऊपर रह जाएगा ना, तो 1 मल्टीप्लाई होकर फ़र्क नहीं करता कुछ भी, और साथ में है M ये वाला, और साथ में है एवरेज वेलोसिटी उसका स्क्वायर।
और ये जो 3 है ये इधर आ गया मल्टीप्लाई होने, और इस साइड पे R और T मौजूद थे। अब एक और काम कर लेते हैं, ये जो Na है एवोगैड्रो नंबर, बेटा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। सो हम यहाँ पर Na इस साइड पे ले आते हैं, 3RT के नीचे आकर डिवाइड कर देते हैं Na। सो इस साइड पे क्या बच जाएगा, m और एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। ऑल राइट जी बेटा देखें, अब ये जो इक्वेशन निकली है ना, मैंने इसको हाईलाइट किया क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं स्टार का नाम दे देता हूँ। देखें ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है, आप इसको कोई नाम दे दें या नाम दिए बगैर भी काम चल जाता है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको स्टार इसलिए बोला कि इससे आगे 2 तरह की डेरिवेशन चलेगी। ऑल राइट जी बेटा, पहले आप इससे जो डिराइव करेंगे हम वो एक साइड पे डिराइव करते हैं और फिर दूसरी साइड पे, और वहाँ पे हम अपना टॉपिक क्लोज करें। देखिए आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये 2 हिस्से नहीं बनाएंगे, ये आपको समझाने के लिए। आप पहले, मैं इस साइड पे जो डेरिवेशन करने लगा हूँ आप पहले वो करेंगे, और तरतीब से फिर आप इस साइड वाली डेरिवेशन करके अपना लॉन्ग ख़त्म कर सकते हैं। तो हम पहले इस साइड वाली, यानी मैं इसको 1 कह देता हूँ और इसको 2 कह देता हूँ। तो यानी पहले मैं 1 करूँगा पेपर में, यानी आप करेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपने ये जो m है ना बच्चे, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो जाहिर है डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा, m चला जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, और इधर है 3RT ऊपर वाली इक्वेशन में, और नीचे है सिर्फ Na, लेकिन साथ में m भी तो आ जाएगा ना, क्योंकि ये m मैं इधर जब लेकर आऊँगा तो अब ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऑल राइट, अब ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी के ऊपर ना स्क्वायर आ रहा है, तो हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जाहिर है फिर मुझे इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना। सो अब जाहिर है कि यहाँ पर स्क्वायर, मुझे पता है कि स्क्वायर जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन बच्चे थोड़ा सा वेट करें, कैंसलेशन ना कीजिएगा। देखें ये v वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी लिख ली मैंने। अब देखें क्या इसके ऊपर ये अंडर रूट है, बिल्कुल है, तो इसके ऊपर r यानी रूट है, वेलोसिटी के ऊपर क्या है, रूट है, तो साथ लिख लिया r। और ये जो वेलोसिटी है ना, ये सिंबल का क्या मतलब होता है, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, एवरेज वेलोसिटी। और बेटा एवरेज का ही एक और लफ्ज़ होता है मीन। मीन किसको बोलते हैं, एवरेज को। सो m लिख दिया मीन के लिए, और इस वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर भी है, ये पावर 2, तो s लिख दिया स्क्वायर के लिए। तो ये क्या बन गया, v यानी वेलोसिटी और RMS यानी रूट मीन स्क्वायर। r यानी अंडर रूट है, रूट है उसके ऊपर, मीन यानी एवरेज है, क्योंकि हम ये सिंबल शुरू से लेकर चले आ रहे हैं, जिसका मतलब एवरेज होता है, और स्क्वायर यानी वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है। तो बच्चे इस सब को लिखने की बजाय आप सिंपल सा वर्ड लिख लो VRMS यानी v वेलोसिटी, RMS का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला आ गया रूट मीन स्क्वायर का, 3RT डिवाइडेड बाय m mass और Na यानी एवोगैड्रो नंबर, एंड प्लस उसके ऊपर अंडर रूट नहीं बोला, बस यही थी। यानी हमने 2 डेरिवेशन चलानी थी ना यहाँ पर, एक ये और एक इस साइड पर। इस साइड की डेरिवेशन तो इतनी ही है, तो आइए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं जी बच्चे। अब दूसरी साइड की डेरिवेशन पे चलते हैं। मैंने आपको दूसरी साइड में बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, सॉरी, कि ये जो R होता है ना, R याद करें क्या था, जनरल गैस कांस्टेंट था बच्चे। ये बराबर होता है Na मल्टीप्लाई KB के। इसमें Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, और जो KB है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ऑल राइट, अब यहाँ पे ना मुझे अगर ये वाला KB निकालना है तो साथ वाला Na जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, और जाहिर है उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यूँ लिखूँगा, इस R के नीचे Na आकर डिवाइड कर दूँगा, तो इस साइड पर बच जाएगा जस्ट KB। अब KB मुझे क्यों निकालना था ये भी पता लगता है, लेकिन KB का फार्मूला क्या है, R/Na। अब देखें ना, इसी फार्मूले से हमने दूसरी डेरिवेशन चलानी है, तो इसमें R/Na यहाँ पे मौजूद है, R/Na जो कि मैं बता चुका हूँ कि KB के इक्वल है। सो बच्चे इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जो ऊपर लिखी है शेड की हुई, हाईलाइट की हुई, mv स्क्वायर एवरेज v स्क्वायर इक्वल टू 3RT
ओवर एन ए। ऑलराइट, अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो आर ओवर एन ए है ये बेसिकली सेम है आर ओवर एन ए, तो जो कि के बी के इक्वल होता है। सो मैं क्या करता हूँ, ये है एम एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर और 3 आर ओवर एन ए को नहीं लिखना, उसकी जगह लिख देना है के बी लिख दिया, ठीक है। और साथ में क्या है, टेम्परेचर है। अब मुझे यहाँ पर ना काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको आता है 1/2 mv² होता है। ऑलराइट, सो अब मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए मेरे पास mv² है, मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो सेम काम मुझे इस साइड पर भी करना पड़ेगा, यानी 1/2 से इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करवाना है। ऑलराइट, सो अब ये बन गया 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। लेकिन ये जो एवरेज का सिंबल है ये वेलोसिटी के साथ है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी उसके साथ भी आएगा। तो ये हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि इक्वल है किसके, बेटा ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा, बटे के नीचे ये जो 2 है ये एज सच 2 ही रहेगा, और साथ में के बी और टेम्परेचर है, तो बच्चे मैं इधर लिख देता हूँ के बी और साथ में टेम्परेचर। अब बच्चे आगे देखें, ये जो चीज़ है 3/2 ये तो एक कांस्टेंट है ना, 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और के बी जो है ये भी कांस्टेंट है, जिसका नाम क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। सो मैं लिख लेता हूँ कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है कांस्टेंट और साथ में टेम्परेचर के। अब जब इस तरह की चीज़ होती है जिसमें ये कांस्टेंट इक्वल आ रहा होता है ना, इट मीन वो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो ये बात हमने देखी हुई है कि अगर हम एक कंटेनर में गैस लेते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर के ऊपर। यानी जितनी आप हीट देंगे, जितना आप टेम्परेचर देंगे, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। तो ये बेटा यहाँ तक आपकी दूसरी डेरिवेशन ख़त्म होती है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब लास्ट पे थोड़ा सा आपने बुक से भी याद करना है डेरिवेशन के अलावा, वो मैं करवाता हूँ आपको। जी बेटा, यहाँ तक मैंने आपको ये करवाया है अभी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी के साथ छोटा सा टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वो वही बात कि ये ट्रांसलेशनल की बात कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि गैस के मॉलिक्यूल चूँकि एक सीधी लाइन में मूव करते हैं, और सीधी लाइन में मूव करने को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ओके बच्चे, अब यहाँ से थोड़ी सी रीडिंग ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कुछ वैल्यूज़ पुट करके चेक करेंगे। कहता है कि अगर आप रूम टेम्परेचर 300 केल्विन लेते हो, यानी इस फार्मूले में ये जो टेम्परेचर टी आ रहा है मैं कितना पुट कर दूँ, 300, क्योंकि केल्विन में पुट करना होता है ना, केल्विन ऐसा यूनिट होता है। तो ये जो क्वांटिटी है ना के बी इंटू टी, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना के बी ज़रब टी, के बी इंटू टी, तो बेटा उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखें के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जाउल पर केल्विन, और साथ में के बी के साथ टेम्परेचर है तो मल्टीप्लाई 300 केल्विन, चूँकि यहाँ पे आपने टेम्परेचर 300 केल्विन सपोज किया हुआ है। तो बच्चे आपके पास वैल्यू आती है इस के बी इंटू टी की, जो कि काइनेटिक, देखें ना बाकी 3/2 तो कर लेंगे ना डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू है 4.14 इंटू 10⁻21 जाउल। अब ये देखिए वो कह रहा है कि ये कितनी छोटी अमाउंट है, कितनी एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी, 4.14 इंटू 10⁻21 जाउल। यानी अगर जाउल यूनिट में देखा जाए तो जाउल यूनिट में हमने देखा ना कितनी छोटी वैल्यू निकली है। सो फॉर सच स्मॉल क्वांटिटी वी यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंस्टेड ऑफ जाउल, लिहाजा इतनी छोटी वैल्यू के लिए हम जाउल की बजाय एक और यूनिट यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पर बच्चे आपके पास ये एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है।
आप दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। सो जाहिर है ये जो पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का लो होता है। सो लेट सपोज इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। सो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जब एक इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो बच्चे उसकी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरता है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। सो कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की दैट हैज़ बीन एक्सेलरेटेड थ्रू अ वोल्टेज डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन के पास कब होती है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल या वोल्टेज डिफरेंस से एक्सेलरेट होता है, गुजरता है। अब बच्चे इसकी वैल्यू आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। ओके बच्चे आगे देखें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज़ 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। अब देखें ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू किस यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में, जो कि 8.62 इंटू 10⁻⁻5 है। ठीक है, जबकि आपने पीछे यहाँ पर देखा वो जाउल पर केल्विन में देखा जाए तो बहुत छोटी फील होती है, 1.38 इंटू 10⁻23 जाउल पर केल्विन। तो दोनों में MCQs बन सकता है, जाउल पर केल्विन में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का MCQs आपसे पूछा जा सकता है। लिहाजा अगर रूम टेम्परेचर कितना हमने सपोज किया है 300 केल्विन, अगर 300 केल्विन पर ही हम इस फैक्टर KB मल्टीप्लाई T को निकालें तो अब बच्चे KB की वैल्यू ये यूज़ करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, विच इज़ 8.62 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन और साथ में टेम्परेचर है 300, तो आपके पास ये वैल्यू आती है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बच्चे ये इतनी छोटी फील नहीं होती जितनी छोटी जाउल में फील होती है ना, 10⁻⁻21 जाउल, तो उतनी छोटी वैल्यू नहीं है। बहरहाल रीड करवाने का मकसद है कि ये आप MCQs के तौर पर याद करेंगे वैल्यूज़। जी बच्चे, अब साथ ही आप डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी आपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है ना लेक्चर नंबर 2 में, और अभी भी चल रही है, वही सारे प्रोसेस हैं, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी काइनेटिक थ्योरी है। तो इसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या है, ये शॉर्ट बन सकता है आपको। तो बच्चे हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक हम पॉपकॉर्न वाली मिसाल देखेंगे जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना पॉपकॉर्न, और एक हम अपनी कार के टायर के अंदर जो प्रेशर है वो कैसे काम करता है, इन 2 को देखेंगे। तो बच्चे देखेंगे दोनों आपको शॉर्ट बन के आ सकते हैं। वो कह सकता है पॉपकॉर्न वाली मिसाल किस तरह सवाल बन सकता है, या प्रेशर गैस जो ना टायर के अंदर, कार के टायर के अंदर। तो कहता है व्हेन पॉपकॉर्न कर्नल इज़ हीटेड। बच्चे यहाँ पर पॉपकॉर्न के कर्नल से मुराद होता है पॉपकॉर्न का ये जो एक दाना है ना, ये क्या है, कर्नल। ऑलराइट, पॉपकॉर्न का एक कर्नल। आप इसको हीट करते हैं ना, जब आपने पकाने होते हैं, तो बच्चे क्या होता है, पॉपकॉर्न के एक दाने के अंदर कुछ ना मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर यानी कुछ पानी का कंटेंट होता है। तो जाहिर है जब आप इसको पकाते हैं, आप इसको हीट देंगे ना, तो अंदर जो मॉइस्चर होगी, जो पानी होगा बच्चे, वो गैस यानी स्टीम में तब्दील हो जाता है। ऑलराइट, तो देखें द मॉइस्चर ट्रैप्ड इन द पॉपकॉर्न कर्नल, उसके दाने के अंदर जो मॉइस्चर ट्रैप होती है ना, बिकम स्टीम, वो स्टीम में तब्दील हो जाती है। अब बच्चे देखिए स्टीम जो है वो अभी भी नीचे से हीट तो ले रही है ना, तो स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा और पॉपकॉर्न का ऊपर वाला कवर जो होता है वो फट जाता है। सो कहता है द प्रेशर इन द कर्नल इज़ इंक्रीज्ड। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रेशर बढ़ेगा एंड इट रप्चर्स द कॉर्न कवर, और कॉर्न के ऊपर जो कवर होगा एक दाने के ऊपर, वो फट जाएगा, रिलीजिंग द जेलेटिनस स्टार्च। और अंदर से ये जो वाइट मटेरियल निकलता है ना बच्चे, ये मटेरियल का नाम क्या है, जेलेटिनस स्टार्च है ये मटेरियल, इसकी नेचर है। और बाद में मज़ीद क्या होता है, ये मज़ीद सॉलिड की शक्ल में तब्दील हो जाता है आफ्टर कूलिंग, यानी जब ये वाइट मटेरियल होता है ना तब पॉपकॉर्न बन जाते हैं, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, आग से बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर जब ये ठंडा होता है तो बच्चे ये बाद में सॉलिड हो जाता है, मज़ीद थोड़ा सख्त हो जाता है। जी बेटा, अब दूसरी मिसाल देखते हैं। जब हम एक
कार के टायर्स के अंदर ना एयर को पंप करते हैं, हवा भरते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ एयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। ज़ाहिर है अगर एक टायर है ये वाला, उसके अंदर आप हवा भर रहे हो ना, तो कुछ हवा उसके अंदर पहले होगी और बाहर से भी आप एयर डाल रहे हो, तो एयर के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता यूँ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। विच रेजेज एयर प्रेशर इनसाइड द टायर। ज़ाहिर है जितने मॉलिक्यूल होंगे उतना वो प्रेशर लगाएंगे इस टायर के अंदर। सो वी नो दैट, हम जानते हैं, मोर मॉलिक्यूल रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट मॉलिक्यूलर कोलिजन विद द टायर वॉल ड्यू टू लिमिटेड वॉल्यूम। देखिए बेटा, इस टायर का वॉल्यूम तो नहीं ना बढ़ने वाला, यानी ऐसा तो नहीं होने वाला कि टायर का साइज़ बढ़ जाए, नो। सो फिर इसी वॉल्यूम के अंदर रहते रहते ये जो मॉलिक्यूल हैं ये ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा कोलिजन करना, टकराव करना शुरू हो जाते हैं। द प्रेशर गिव्स द टायर इट्स हार्डनेस। इससे जो टायर है वो फूल जाएगा या यूँ कह लें सख्त हो जाएगा। एंड बियर्स द कार्स वेट विदाउट डिफ्लेटिंग। और बग़ैर जो उसमें से हवा निकले, बग़ैर जो ना वो दबे हुए, वो सख्त हो जाता है और कार का जो वज़न है, वेट है, वो बियर यानी बर्दाश्त कर लेता है।